एनटीटी की सेकंड डे नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चैप्टर 1 टॉपिक 4 बाल अपराध से आप क्या समझते हो, बाल अपराध के क्या कारण हैं, बाल अपराध की रोकथाम आप किस किस प्रकार करेंगे। इसमें मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसमें बताया गया है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता, वरन जन्म के पश्चात ही अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। जो व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और वह सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध कार्य करते हैं, उसे अपराध माना जाता है। और यदि इस कार्य को परिपक्व बालक के द्वारा किया जाता है तो उसे बाल अपराध की संज्ञा दी जाती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो युवावस्था में प्रवेश किया है, जो 18 साल से ऊपर की इसकी आयु है, यदि ऐसा व्यक्ति कोई असामाजिक कार्य करता है तो वह क्या कहलाता है, वह अपराध की संज्ञा दी जाती है, उसे अपराध की संज्ञा दी जाती है, उसे अपराध कहा जाता है। लेकिन अगर यही असामाजिक कार्य कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा करता है तो उसे बाल अपराध की संज्ञा दी गई है। इसमें यही बताया गया है। इसमें बर्ट जो वैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं, उस बालक को अपराधी कहते हैं जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाती है कि उसे उसके प्रति सरकारी कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है। कहते हैं कि बाल अपराध जो होता है, अपराध की संज्ञा उन्होंने क्या बताई है कि किसी भी व्यक्ति की असामाजिक प्रवृत्तियां, असामाजिक जो कार्य होते हैं वो इतने अत्यधिक बढ़ जाते हैं कि जिसके कारण उसके ऊपर किसी प्रकार की सरकारी कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है। तो उस व्यक्ति के जो द्वारा जो असामाजिक कार्य किए जाते हैं उसे अपराध की संज्ञा दी गई है। और वही अपराध यदि कोई बालक करता है तो उसको बाल अपराध की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद न्यूमैन के अनुसार बाल अपराध का अर्थ समाज विरोधी व्यवहार का कोई प्रकार है जो कि व्यक्तिगत सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है। ये बताते हैं कि बाल अपराध का जो अर्थ है, कोई भी ऐसा कार्य जो समाज के विरोधी हो, जो समाज के अलग हो, समाज से डिफरेंट हो, इस प्रकार की यदि कोई कार्य करता है तो वह क्या कहलाता है, उसे अपराध की संज्ञा दी जाती है। बाल अपराध के मुख्य रूप से 5 कारण बताए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है बाल अपराध के कितने कारण हैं, तो इसमें बताया गया कि बाल अपराध के मुख्य 5 कारण होते हैं। इसमें पहला जो कारण बताया गया है वंशानुक्रम कारण, दूसरा है शारीरिक कारण, तीसरा है सामाजिक कारण, चौथा है आर्थिक कारण और पांचवा है मनोवैज्ञानिक कारण। वंशानुकरण कारण, सीजर लोम्ब्रोसो इत्यादि का मत है कि अपराध का कारण वंशानुक्रम है, क्योंकि जो बच्चे अपराधी होते हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक लक्षण होते हैं। वंशानुक्रम का मतलब क्या आती है, जो बच्चे जिनके माता पिता या घर परिवार में कोई भी ऐसा कोई असामाजिक तत्व होता है जो समाज के विरुद्ध कार्य करता है, तो उनका कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रभाव बच्चों पर अवश्य पड़ता है। तो ऐसे बच्चों में उसमें कुछ विशेष प्रकार की शारीरिक मानसिक लक्षण होते हैं, जो उनके लक्षण उसमें आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो बताया गया है शारीरिक लक्षण, शारीरिक वंशानुकरण का पहला टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर एक टॉपिक है जिसमें पहला टॉपिक दिया गया शारीरिक लक्षण। शारीरिक कारणों में शारीरिक दोष तथा हीन स्वास्थ्य अपराधी प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। ऐसे बच्चों के साथ समाज के अन्य व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं होता है। बताते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई किसी प्रकार की हीन भावना आ जाती है। हीन भावना कब आती है, जब बच्चे को बचपन में किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और यदि उसको वो चीज़ ना मिले तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती है, जिसको उस चीज़ को पाना चाहता है। तो उस दौरान वो कोई ना कोई असामाजिक कार्य करता है जो अपराध की संज्ञा को बिल्कुल एक्यूरेट बताती है। उसके बाद सेकंड जो इसका टॉपिक है सामाजिक कारण। बाल अपराध के सामाजिक कारणों को 2 भागों में बांटा जाता है। कहते हैं कि बाल अपराध के जो सामाजिक कारण होते हैं उसको अलग अलग 2 प्रकार के 2 टाइप होते हैं, जिसमें टाइप नंबर 1 बताया गया टूटा परिवार। टूटा परिवार बालकों को अपराधी बनाने में टूटे परिवार का भी मुख्य हाथ होता है। जिस परिवार में पति पत्नी के बीच आपस में अलगाव होता है, ऐसे परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसे एक साथ लेकर चलना कठिन होता है। ऐसे परिवार के बच्चे अपराध करने लगते हैं। कहता है कि ऐसा परिवार, टूटा परिवार कैसा होता है, टूटा परिवार की संज्ञा बताई गई है कि ऐसा परिवार जिसके अंदर पति पत्नी का आपस में मतभेद होता रहता है, आपस में आप नहीं बनती, किसी प्रकार से किसी वजह से झगड़ा होता है, तो उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। उसका प्रभाव जो बच्चों पर पड़ता है, जो उसके कारण बच्चे जो हैं, बच्चों के अंदर किसी प्रकार की हीन भावना आ जाती है और वो अपराधी प्रवृत्तियां करने लग जाते हैं। उसके बाद सेकंड जो बताया गया है अशिक्षित माता पिता। जिनके माता पिता अशिक्षित होते हैं वे अपने बालकों को ठीक तरह से
निर्देश नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। जिन बच्चों के माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको समाज की इतनी नॉलेज नहीं होती, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दे पाते, जिसके कारण बच्चे क्या होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति की तरफ उजागर हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो कारण है, माता पिता द्वारा तिरस्कार। बालकों पर माता पिता के व्यवहार का अधिक प्रभाव पड़ता है। जब बालक को माता पिता द्वारा तिरस्कार प्राप्त होता है तो उसे मन में विरोध की भावना जागृत हो जाती है, जिससे वह अपराध की राह पर चल पड़ता है। जैसे किसी बच्चे को हम किसी काम के लिए बार बार अगर टोकते हैं, बार बार मना करते हैं, तो उस बच्चे के अंदर क्या होता है, उस बच्चे के अंदर विरोध की भावना जागृत हो जाती है, उसका विरोध करना स्टार्ट कर देता है। और इस प्रकार के जो कारण होते हैं, जो मनुष्य में अपराध की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं उस बच्चे को, जो कि समाज के लिए, उस बच्चे के लिए गलत होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताएगा, नंबर 2 टॉपिक है परिवार के कुछ बाहरी कारण। इसके अंदर नंबर ए टॉपिक बताया गया है, उचित मनोरंजन संबंधी साधनों की कमी। जहां उचित मनोरंजन संबंधी साधनों का अभाव होता है, वहां कुछ बालक बुरी आदतों जैसे जुआ, ताश, मारने पीटने की आदत, यौन अपराध की प्रवृत्तियां पैदा हो जाती है, जिससे वह अपराधी बन जाते हैं। कहता है कि जिस बच्चे को बचपन में किसी चीज़ की कोई मनोरंजन के साधन नहीं मिल पाते, उनका अभाव में अगर यदि बच्चा रहता है, तो इस तरह के बच्चों के अंदर कुछ बुरी आदतें आ जाती हैं। जैसे वो जुआ खेलने लग जाता है, ताश खेलने लग जाता है, मारा पीटी करने लग जाता है। उसके बाद नंबर 2 टॉपिक का बी टॉपिक बताता है संगी साथी। बुरे साथी अर्थात बुरे संगी मिलने से बालक अपराध की ओर प्रोत्साहित होते हैं। इसमें सामूहिक रूप से एकत्रित होकर अनैतिक कार्य करने लगते हैं, जो समाज के विरुद्ध होता है। इसमें बताता है कि जो बच्चे होते हैं, अपने जैसे मित्रों के साथ, जैसे अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं, वो वैसी प्रवृत्ति अपने अंदर ले आते हैं। उसके कारण क्या होता है, उन बच्चों के अंदर कई प्रकार की आपराधिक प्रवृत्तियां उजागर हो जाती है, जो किसी आपस में बच्चों को कोई भी किसी प्रकार का अपराध करने के लिए प्रेरित करती है, के रूप में प्रेरित करती है, जो समाज के विरुद्ध होता है। उसके बाद बाल अपराध की रोकथाम कैसे की जाती है। बाल अपराध की रोकथाम बढ़ती हुई अपराधी प्रवृत्ति को रोकने के लिए मुख्य रूप से 3 साधनों का प्रयोग आवश्यक है। नंबर 1 माता पिता द्वारा उपचार, नंबर 2 सरकार द्वारा उपचार, नंबर 3 मानसिक चिकित्सकों द्वारा उपचार। नंबर 1 माता पिता द्वारा उपचार। अपने बच्चे के प्रति माता पिता का व्यवहार कड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 1 बताया गया है। इसके रोकथाम के कारण क्या क्या है कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ कभी भी कड़े शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा प्यार से, पोलाइटनेस से बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, बच्चों के साथ वार्तालाप करनी चाहिए। नंबर 2 कारण बताया है, बालकों की रुचि के अनुकूल सहानुभूति प्रदान करना। बच्चे जिस प्रकार की जो एक्टिविटी चाहते हैं, उनको उसी प्रकार की एक्टिविटी देना, या फिर उसको इस तरीके से समझाना ताकि बच्चे को उसके विरोध की भावना उजागर ना हो। उसके बाद तीसरा टॉपिक है निर्दयता के व्यवहार के में कमी करना। बच्चे यदि कोई किसी प्रकार की मिस्टेक कर देते हैं कुछ भी, तो उसको निर्दयता से कई पेरेंट्स पीटने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं, धमकाने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बताया गया है कि निर्दयता के व्यवहार में कमी करनी चाहिए। नंबर 4 टॉपिक बताया गया है आपसी गलतफहमियों को दूर करना। यदि बच्चा कोई किसी प्रकार की कोई शरारत करता है, तो उस शरारत के बारे में अच्छे तरीके से जानने के बाद उस बच्चे को कुछ कहना चाहिए, अदरवाइज उस बच्चे को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। सेकंड, उसके बाद लास्ट टॉपिक बताया गया ई टॉपिक, माता पिता का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाना इत्यादि। माता पिता का जो बच्चों के प्रति उत्तरदायी बनता है, बिल्कुल एक्यूरेट अच्छे तरीके से पूर्ण तरह से निभाना जरूरी होता है। उसके बाद नंबर 2 टॉपिक बताया गया है सरकार द्वारा उपचार। किशोर न्यायालय सर्वप्रथम 1899 ईस्वी में किशोर न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसमें 13 वर्ष के अपराधियों का न्याय होता था। उसके बाद नंबर बी टॉपिक है प्रोबेशन। 40 से 50 वर्ष पहले इंग्लैंड तथा अमेरिका जैसे देशों में यह प्रभावी रूप से चली आ रही है। उत्तर प्रदेश में 1498 में फोर्स ऑक्सफोर्ड प्रोबेशन एक्ट पास हुआ था। उसके बाद सी सुधार गृह या सुधार विद्यालय, यह 2 प्रकार के होते हैं, किशोर सुधार गृह और वयस्क सुधार गृह। क्वेश्चन आ सकता है कि सुधार गृह कितने प्रकार के होते हैं, अभी बताएंगे कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? किशोर सुधार गृह और वयस्क सुधार गृह।
इसमें इस तरह के उद्योग सिखाए जाते हैं। किशोर सुधार गृह में बालकों को तथा बड़ों का वयस्क सुधार गृह में रखकर कार्य सिखाया जाता है। सुधार गृह या सुधार विद्यालय दो प्रकार के होते हैं, किशोर सुधार गृह, वयस्क सुधार गृह। इसमें इस तरह के उद्योग सिखाए जाते हैं। किशोर सुधार गृह में अलग अलग प्रकार के कार्य सिखाए जाते हैं जो बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं। किशोर सुधार गृह में बालकों को तथा बड़ों का वयस्क सुधार गृह में रखकर कार्य सिखाया जाता है। यह गृह एक औद्योगिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसमें नए नए कार्य सिखाए जाते हैं, अपराध करना स्वयं छूट जाता है। बताते हैं कि जो वयस्क सुधार गृह होता है उसमें बच्चों को अलग अलग प्रकार के कार्य करना सिखाया जाता है, जिससे बच्चा ऑटोमेटिकली अपराध करना छोड़ देता है। उसके बाद नंबर 2 आता है बोस्टन विद्यालय। 1902 में सर्वप्रथम रगेल्स बाइस ने इंग्लैंड में यह बोस्टन नामक स्थान में एक जेल खाना खोला जो गैर सरकारी था। इसका उद्देश्य अपराधियों को सुधारना है। इसमें 16 से 21 वर्ष के अपराधी रखे जाते हैं। इन विद्यालयों में अपराधी स्वयं अपराध करना छोड़ देता है। यदि फिर भी नहीं छूटता तो ऐसे बालकों को बंदी गृह में भेज दिया जाता है। उसके बाद नंबर 3 बताया गया है मानसिक चिकित्सकों द्वारा उपचार। इसमें बालक के मनो अभिनव क्रीड़ा द्वारा शिक्षा देना, सामूहिक बालकों में एकत्र करके इस अपराध को रोकने का प्रयास करना आदि के आधार पर उपचार किया जाता है। मनोचिकित्सक होते हैं जो बच्चों की मन की भावनाओं को जान करके उसके अकॉर्डिंग उसको उपचार करते हैं, तो उसका भी इसके अंदर उपयोग किया जा सकता है। क्लियर? ये था आपका 4th टॉपिक, चौथा टॉपिक।